हेलो फ्रेंड्स, मैं रानी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बुक एम लक्ष्मीकांत की। इसका हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट किए हैं। चैप्टर 3 की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फिर सिंगल सिटीजनशिप, फिर इंडिपेंडेंट बॉडीज, फिर इमरजेंसी प्रोविजन। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज ए बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू किया है इलेक्शन में, यानी जो भी 18 साल से ऊपर का है वो वोट डाल सकता है। वोट डालने के लिए उसके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, हेल्थ, लिटरेसी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। लेकिन कोई बहुत बड़ा अगर क्रिमिनल है तो अगर उसको फांसी की सजा होने वाली है तो उससे यह राइट छीना जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, हेल्थ, लिटरेसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब बेसिस पे उनसे वोट डालने के अधिकार को छीना जा सकता है। स्टार्ट में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया था तो वोट डालने की जो एज लिमिट थी ना फ्रेंड्स, वो थी 21 साल, यानी 21 साल का पर्सन वोट डाल सकता है। 1989 में लागू हुआ हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 1988 में पारित हुआ था। इसने इस 21 साल की एज लिमिट को कर दिया 18 साल, यानी कि अब एक ऐसा पर्सन जो 18 साल के उम्र का है या फिर 18 साल से बड़ा है तो वो वोट डाल सकता है। और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे ना तो भारी बहस हो गई थी। नेहरू जी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लाने के हक में थे और बहुत सारे मेंबर ऐसे भी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इस चीज़ को लागू नहीं करना चाहते थे। लेकिन एंड में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू किया गया और बहुत ये फॉरवर्ड स्टेप था क्योंकि हमारी देश की आबादी बहुत बड़ी थी, सोशल इनइक्वालिटीज़ थी और कास्ट के नाम पे डिफरेंशिएशन था, सोशल इनइक्वालिटीज़ थी कास्ट के नाम पे, और लिटरेसी एक हद से ज़्यादा थी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। आप किसी भी स्टेट में रहते हैं इंडिया के तो आपको एक सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी। आपकी जो सिंगल सिटीजनशिप होगी ना वो सिटीजनशिप होगी इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप यूएसए में पैदा हुए हैं, यूएसए के किसी स्टेट में, तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी। आपके पास स्टेट की सिटीजनशिप भी होगी और साथ साथ अमेरिका की सिटीजनशिप भी होगी, मतलब डुअल सिटीजनशिप है। जिस स्टेट में रहेंगे वहाँ की भी सिटीजनशिप होनी चाहिए और अमेरिका की सिटीजनशिप तो रहेगा ही। और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हैं और आपके पास इंडियन सिटीजनशिप ही होगा, सिंगल सिटीजनशिप। तो हमारे यहाँ सेम सिटीजनशिप है, सेम पॉलिटिकल राइट्स हैं, सेम सिविल राइट्स हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज। हमारे देश में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी है। एक तो लेजिस्लेचर जो हमारी लोकसभा राज्यसभा चुन के आती है, और एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक जो होता है ना एग्जीक्यूटिव वो, और फिर दूसरी होती है जुडिशरी, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये सारे सेंट्रल लेवल के हैं। इनकी बॉडीज़ के अलावा, इन 3 बॉडीज़ के अलावा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पॉर्टेंट बॉडी हैं, और वो जो इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा, फिर प्रेसिडेंट के ऑफिस में जो इलेक्शन होगा उसको कंडक्ट कराएगा, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका बी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया, स्टेट गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया उसके अकाउंट को ऑडिट करेगा। इसको बोला जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। चलिए अब हम लोग इसका सी देख लेते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, जैसे आईएएस, आईपीएस प्लस यूपीएससी और भी बहुत सारे काम करते हैं। बहुत सारी अपॉइंटमेंट में यूपीएससी अपनी एडवाइस देता है और डिसिप्लिनरी मैटर्स में प्रेसिडेंट की मदद करते हैं। ये काम यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे कर रही है। स्टेट के लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करता है और स्टेट के लेवल पे जो कुछ अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें गवर्नर को राय देता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज है हमारे संविधान में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी 3 आर्टिकल के अंदर लगाई जाती है। एक है आर्टिकल 352, दूसरा है आर्टिकल 356, तीसरा है आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 के अंदर होती है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 के अंदर होती है नेशनल इमरजेंसी। अगर जंग हो गई किसी देश से तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, या बाहर से किसी ने अटैक कर दिया तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में होता है प्रेसिडेंट रूल। अगर आप किसी एक स्टेट की सरकार हमारे हिसाब से नहीं चल रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकती है। इस प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने के लिए गवर्नर के एक रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। गवर्नर सेंटर ही अपॉइंट करता है। गवर्नर जो कि जिसकी रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है ना, वो गवर्नर तो सेंटर ही अपॉइंट करता है। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी को हमारे संविधान में इसलिए लाया गया कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी सिचुएशन निकल के आ जाए जहां हमारे देश की यूनिटी टूट सकती है, इंटीग्रिटी टूट सकती है, सोवरेनिटी को नुकसान हो सकता है, तो उस केस में इमरजेंसी को लगा के पूरी कंट्री को सेंट्रली कंट्रोल बनाया जा सकता है। मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी अगर लग गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी ताकतवर हो जाएगी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आ जाएगी, और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पावर बटी हुई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो एक सेंट्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा, यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। आज के लिए यहीं तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।